ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत। आप सीधा जरा खबरों के रुख करते हैं न्यूज रूम लाइव में। सबसे पहले देश की राजधानी दिल्ली आपको ले चलते हैं, जहां पर एक बार फिर से सिक्योरिटी एजेंसियां अलर्ट पर है और दिल्ली में आतंकी हमले को लेकर अलर्ट जारी करना पड़ा है। कई धार्मिक स्थल हैं जिनमें विशेष रूप से बड़े मंदिर हैं, इनके आसपास हमले की आशंका जताई जा रही है। जिसके बाद ये याद रखिएगा कि 48 घंटे पहले दिल्ली से एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई जिसका नाम मुदस्सिर बताया गया। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा से इस व्यक्ति का ताल्लुक था और एक आई कार्ड पकड़ा गया था जिससे पता चला कि वो फर्जी एनआईए ऑफिसर बन रहा था। इसके बाद शायद हो सकता है ऐसे कुछ लीड्स सिक्योरिटी एजेंसीज को मिले हैं जिसके बाद इस तरह का अलर्ट जारी करना पड़ा है। और कहा जा रहा है कि विभिन्न जो चौराहे हैं, मंदिर हैं, बड़े मंदिर हैं, धार्मिक स्थलों की तरफ जाने वाले जो रास्ते हैं, पर एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पर अब पूछताछ का सिलसिला तेज किया गया है। वाहनों पर भी काफी ज्यादा इस समय नजर रखी जा रही है, निगरानी हो रही है। और दिल्ली में बाहर से प्रवेश करने वाले लोग, बाहर से आने वाली गाड़ियां, हरियाणा वाली साइड से, पंजाब वाली साइड से या बाकी तमाम मार्गों से दिल्ली में दाखिल होने वाली गाड़ियों पर कड़ी निगरानी हो रही है। और सुरक्षा एजेंसियां जहां पर सतर्क है, वहीं पर खबर यह भी है कि क्लोज सर्किट टेलीविजन से करीबी नजर रखी जा रही है, यानी तीसरी आंख भी अलर्ट पर है। इधर कि इस्लामाबाद में होने वाले आतंकी वायरल हुआ था जिसमें जैश के मसूद अजहर के और उनके कुछ साथियों का ऑडियो वायरल हुआ था, जिसमें पता चला कि भारत के अंदर जिनने चांदनी चौक का नाम लिया था, कुछ मंदिरों का नाम लिया था जिनको निशाना बनाया जा सकता है, और कहा था कि इसी तरह के हमलों को अंजाम दिया जाएगा। और इस ऑडियो को, इस वीडियो को, इस तरह की तमाम संभावनाओं को या मैसेजेस को पुलिस किसी भी सिलसिले में गंभीरता से ना ले, ऐसा हो नहीं सकता। और फिर 10 नवंबर 2025 वाली वो घटना जहां पर राजधानी को दहलाने की कोशिश हुई, 13 से 14 लोगों की जान चली गई दिल्ली में लाल किले के गेट नंबर 1 के सामने। ऐसी परिस्थितियां दोबारा ना बने, इन तमाम संभावनाओं को पहले से ही नष्ट करने की तैयारी दिल्ली पुलिस और तमाम खुफिया एजेंसियां कर रही हैं। और मैं ये बताना चाहूँगी कि कुछ इनपुट्स इसी तरीके के प्राप्त हुए हैं कि लश्कर-ए-तैयबा जो कि एक बैंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके कुछ जो मेंबर्स हैं वो यहाँ पर दिल्ली में अलर्ट मोड पर हैं और उनकी तरफ से कोई लाल किले के आसपास यहाँ पर जितने भी मंदिर वहाँ पर स्थित हैं वहाँ पर कोई बड़े धमाके हो सकते हैं, आतंकी साजिश रची जा रही है। और हो सकता है कि ये भारत के ही कुछ ऐसे शरारती तत्व हों जो यहाँ पर इस तरीके के काम करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके चलते जितनी भी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, चाहे दिल्ली पुलिस है, बाकी एडजॉइनिंग एरियाज की जो पुलिस है, पंजाब पुलिस, हरियाणा पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस अलर्ट मोड पर है। इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ गरिमा त्रिपाठी ज्वाइन कर चुकी हैं दिल्ली से। गरिमा, पूरे दिल्ली के अंदर अलर्ट देखने को मिल रहा है, खास तौर पर रेड फोर्ट के पास, यहाँ पर जितने भी मंदिर उसके आसपास के एरियाज में है, किस तरीके के इनपुट्स प्राप्त हुए हैं और क्या कुछ एक्शन मोड में नजर आ रही है पुलिस और बाकी एजेंसीज? तरह से लश्कर-ए-तैयबा की तरफ से ये धमकी मिली है, क्योंकि ये जो धमकी है ये जिस तरह से पाकिस्तान के इस्लामाबाद में 6 फरवरी को एक धमाका हुआ मस्जिद में, उसके बाद से उसी के जो है बदले के रूप में इस तरह की जो धमकी है वो मिली है। लेकिन जैसा कि हमने देखा कि 10 नवंबर को जिस तरह से दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, उसके बाद से इस तरह की जो धमकियां हैं उसे बहुत ही गंभीरता से लिया जा रहा है। और दिल्ली के जो खास करके बड़े मंदिर है, जो चांदनी चौक इलाके के मंदिर है जो लाल किले के पास है और साथ ही लाल किला है, उस जगह पे सुरक्षा बलों की जो है तैनाती कर दी गई है और आसपास जो है बम स्क्वाड और साथ ही जो है स्वाट डॉग वगैरह सुरक्षाकर्मी भारी मात्रा में भीड़ भाड़ वाले इलाकों को खास करके टारगेट कर रहे हैं। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जो है सुरक्षा बढ़ाई गई है और ये सब सिर्फ न दिल्ली में बल्कि देश के कई बड़े मथुरा, अयोध्या जैसे बड़े मंदिरों को भी धमकी यहाँ पे मिली है। तो इसको देखते हुए जो देश सुरक्षा एजेंसियां हैं वो अलर्ट मोड पे है और जिस तरह से सुरक्षा है वो पूरी बढ़ा दी गई। और साफ तौर पे बता दें कि अधिकारियों ने कहा है कि दिल्ली के जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहां पे न सिर्फ सुरक्षा बल अपने ड्रेस में मौजूद है बल्कि सिविल ड्रेस में भी भीड़ के अंदर मौजूद रहेंगे, जाके किसी भी तरह की जो है भगदड़ ना मच पाए। क्योंकि जिस तरह से आज सुबह ये धमकी मिली उसके बाद जो है ये पूरा एक्टिव मोड पे हुआ। लेकिन हमने पहले भी देखा था कि जब 10 नवंबर को दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था तो एनआईए ने साफ तौर पे कहा था कि जब तक आदेश नहीं आता सिविल ड्रेस में
जो सुरक्षा कर्मी है वो भीड़ में मौजूद रहेंगे। खास करके वो एरिया, वो पुरानी दिल्ली का जो एरिया है वो सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाला एरिया है, इसलिए उन एरिया पे सबसे ज्यादा जो है सुरक्षा बल तैनात की गई है। गरिमा त्रिपाठी, बहुत बहुत शुक्रिया, दिल्ली से हमें जानकारी देनी थी। देश की राजधानी दिल्ली की बात हो रही है तो आपको जरा उस समिट की तरफ भी ले चलते हैं थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले चूंकि प्रदर्शन की भी बात होनी है और समिट के बाद प्रदर्शन ने एक नया और उग्र रूप ले लिया है। कांग्रेस की तरफ से कई लोग जो यूथ कांग्रेस के नेता थे वो दाखिल होते हैं एआई समिट में, जिसके बाद शर्टलेस होकर वो तमाम लोग प्रदर्शन करते हैं। और यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन के विरोध में अब भारतीय जनता पार्टी आज सड़कों पर उतर रही है। समिट में हंगामा करने पर विरोध जताया जा रहा है, पूरे देश के अंदर नाराजगी है। राहुल गांधी और उनके तमाम साथी निशाना बन रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने सुबह 10 बजे की कॉल दी थी, जिसके अनुसार अभी तक अलग अलग जगहों पर पार्टी के दफ्तरों को घेरने के प्रयास भी हुए। भारत मंडपम में जो एआई समिट चल रहा है, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन में शामिल हुए और दिल्ली पुलिस ने अब एक्शन लिया है। 4 आरोपी अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं। आज पटियाला हाउस कोर्ट में इन तमाम लोगों को पेश भी किया जाएगा। एफआईआर में कई जो गंभीर धाराएं हैं वो लगी हैं, जिसमें साजिश और अन्य अपराध शामिल हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार आरोपियों ने पुलिस के साथ काफी देर तक हाथापाई की है, विरोध प्रदर्शन किया। अब दिल्ली पुलिस इस घटना के पीछे बड़ी साजिश की जांच कर रही है। चारों जो मुख्य आरोपी हैं उनकी पहचान हुई है और इनमें सबसे पहला नाम जो है वो बिहार के सोनपुर जिले का कृष्णा हरी है, जो कांग्रेस का एक नेता है, जिसके रूप में इसकी पहचान हुई है, जिस पर कार्रवाई है एफआईआर में जिनका नाम भी है। साथ साथ ये भी याद रखिएगा कि जो अभी तक धाराएं लगी हैं, सेक्शन 61 सबसेक्शन 2 आपराधिक साजिश या क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, सरकारी कर्मचारी को चोट पहुंचाना, हर्ट टू पब्लिक सर्वेंट एंड असॉल्ट, सरकारी कर्मचारी पर हमला और चोट, डिसओबीडियंस टू पब्लिक सर्वेंट, सरकारी आदेश की अवहेलना का आरोप, गैर कानूनी जमावड़ा अनलॉफुल असेंबली जो एक समिट के अंदर दाखिल हुए, और कॉमन इंटेंशन जिसको आप समान इरादा भी कहते हैं, और कहीं पर किसी भी तरीके से हड़बड़ी मचाकर पूरे इस तरह की स्थिति बनाएंगे कि सारा माहौल ख़राब हो। 20 से 30 कार्यकर्ता जिनने यूएस डील को लेकर प्रदर्शन शुरू किया और एआई समिट में जो गलगोटिया यूनिवर्सिटी का एक फ्रॉड भी सामने आया जिस पर कार्रवाई की गई, कल एक आधिकारिक बयान भी उनका सामने आया, उस पर नाराजगी कांग्रेस की तरफ से, लेकिन बीजेपी ने वापस तंज करते हुए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेतृत्व को निशाना बनाया है। हमारे संवाददाता ताबिश कमाल ने दिल्ली में कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं से एक एक करके बात करने की कोशिश की। नितिन त्यागी से भी उन्होंने इस बीच हमारे संवाददाता ने बात की है। दूसरी तरफ कांग्रेस पर जो रिएक्शंस पॉलिटिकली आए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नाराज नजर आए हैं। एआई इम्पैक्ट समिट में जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जाकर अभद्र प्रदर्शन करा है, ये कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक हताशा को दर्शाता है। लेकिन ये कांग्रेस की पुरानी रणनीति रही है। जब भी भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर या इस प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय लेवल के इवेंट्स में देश अपना परचम लहरा रहा होता है, वहां पर जाकर कांग्रेस पार्टी अपना राजनीतिक स्वार्थ साधने के लिए देश को शर्मसार करने की पूरी कोशिश करती है। लेकिन आज कालिख केवल और केवल कांग्रेस पार्टी के मुख पर ही लिपी है। इस देश के देवतुल्य मतदाता ने कांग्रेस के देश विरोधी रवैये के कारण ही उन्हें 95 चुनावों में मुंह की खानी पड़ी है। लेकिन लगता है कि कांग्रेस पार्टी बाज नहीं आएगी और सेंचुरी मारकर ही मानेगी। आज जो उन्होंने करा, ये लोकतंत्र नहीं, ये अराजकता है। भारत एआई की दुनिया में, टेक्नोलॉजी की दुनिया में अपने पथ पर अग्रसर रहेगा और अपना परचम लहराता रहेगा। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता और हर भारतीय कांग्रेस पार्टी के इस रवैये की कड़ी निंदा करता है। जिस तरह से उनके भविष्य का गला घोटा जा रहा है, जिस तरह से भारत ने समर्पण किया है, जिस तरह से युवाओं के पूरे जो करियर है उसके ऊपर सवालिया निशान लगता जा रहा है, तो कभी कभी जोश में आ जाते हैं और आज उन्होंने अपने जोश को प्रकट करने के लिए किया है। लेकिन सर इसको क्या माना जाए, क्योंकि बीजेपी तो आप लोगों को टैग कर रही है कि आप लोग पार्टी इंडिया है और राहुल गांधी के इशारे पर ये सारी चीजें हुई है। प्लानिंग इस देश में पहले बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम हुए। मुझे याद है कॉमनवेल्थ के जब हो रहे थे तो नितिन गडकरी अध्यक्ष थे और बैरिकेड के ऊपर प्रदर्शन पूरे देश के अंदर कर रहे थे और खुद बीजेपी अध्यक्ष उसके अंदर जाते थे। तो तब देश की अंतर्राष्ट्रीय इमेज की बात नहीं होती थी, बीजेपी करती थी, तो वो उनका लोकतांत्रिक हक था। और यहाँ युवाओं का है, थोड़ा जोश प्रकट हुआ है। जिस तरह से उनके भविष्य का गला घोटा जा रहा है, जिस तरह से भारत ने समर्पण किया है,
देश के लिए कहीं न कहीं दुखी करने वाला है। जिन लोगों के, जिन पार्टियों के सिद्धांत नहीं होते, जिनकी नीतियां नहीं होती और जिनका नेतृत्व अराजकतावादी हो जाता है, वो भारत के गर्व करने वाले पल में भी, जब पूरा विश्व भारत पे गर्व कर रहा है, वैसे समय में इस प्रकार की अराजकतावादी मानसिकता के लोग, हम कह सकते हैं कि अब तक कांग्रेस के अंदर हम लोग को लगता था कि अर्बन नक्सली जाते हैं, लेकिन अब पूरा कांग्रेस अर्बन नक्सलियों से का गढ़ बन गया है। और जिस प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एआई समिट को व्यवहार किया गया, पूरी कांग्रेस जिस प्रकार से समर्थन कर रही है, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण क्षण है। और मैं कहता हूं कि राहुल गांधी जी, आप जब इस देश को गर्व का पल मिला है, आपने कुछ न कुछ ऐसा किया है जिससे पूरा भारतवासी दुखी हुआ है। और मैं कांग्रेस की दुर्भाग्यपूर्ण हरकत के बहुत ही करीब रूप से भर्त्सना करता हूं। और पूरा युवा और विश्व स्तर के लोग, जब यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोग यहाँ पहुँचे हुए थे, कई राष्ट्राध्यक्ष आए हुए थे, उस प्रकार समय में ऐसा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कृत्य उनके नेताओं की सोच को दिखाता है। और मैं इस बात को यही कहूँगा कि कांग्रेस की मानसिकता आज इतनी नीचे उतर गई है कि वो पूरी तरह से पूरे भारतवासियों को शर्मसार कर रही है। और मैं आज के दिन कांग्रेस के नेताओं को कहूँगा कि आप राहुल गांधी की जो अराजकता है, उससे निश्चित रूप से कांग्रेस का पतन तय है। भारतीय जनता पार्टी प्रदर्शन कर रही है। बीजेपी प्रवक्ता नितिन त्यागी हमारे साथ है। नितिन भाई, कांग्रेस, राहुल गांधी, गद्दार, ये सब लिख करके आप लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। कल उन्होंने सब पूरे देश के, हम तो मानते थे, बहुत टाइम से हम कहते आ रहे हैं ये लोग देश के गद्दार हैं, इन्होंने देश का नाश किया, देश के टुकड़े किए, देश को जातियों में बांटने की कोशिश करी है कांग्रेस ने हमेशा। कल उन्होंने प्रत्यक्ष दिखा दिया कि किस तरीके से 118 देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दुनिया की 40 बड़ी एआई कंपनीज उसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। देश के लिए अरबों डॉलर का बिजनेस आ रहा है, कितने लोगों को नौकरियां मिलेंगी, और वो वहां पे जाके देश की छवि को धूमिल करने की कोशिश कर रहे थे। मुझे लगता है ऐसे लोगों ने, ये साफ साफ प्रेरित हैं बाहर के कुछ ऐसी ताकतों से जो शायद इनको स्पॉन्सर करती हैं, इनको पैसा देती हैं कि ये देश को, भारत की बढ़ती हुई जो छवि है, उसको किस तरीके से धूमिल करें। प्रदर्शन आपको लगा कि एक सोची समझी रणनीति थी? देखिए, साजिश थी। एक सी टी शर्ट अगर वो लेके जा रहे हैं तो साजिश ही थी, तो प्री प्लान था, इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है। एक सी टी शर्ट अगर वो लेके जा रहे हैं तो वो तो साजिश ही हुई, प्रिपरेशन हुआ, एक दिन में छपके भी नहीं आई होगी, तो 2-3 दिन की साजिश होगी, प्लानिंग होगी और अप्रूवल होगा, और वहां तो आला कमान के बिना कुछ चलता ही नहीं है। तो जो भी होगा वो राहुल गांधी की इच्छा के बिना हो नहीं सकता। राहुल गांधी को शर्म आनी चाहिए, कांग्रेस के युवाओं को शर्म आनी चाहिए कि किस तरीके का नेता है तुम्हारा। छोड़ देनी चाहिए कांग्रेस सवाल कर रहे हैं, तो कांग्रेस कह रही है कि कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान भी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, अंतर्राष्ट्रीय लोग यहाँ पर आए थे और बीजेपी इसी तरह से प्रदर्शन कर रही थी। बीजेपी ने क्या जाके स्टेडियम में प्रदर्शन किया था कभी भी? क्या बीजेपी ने प्रदर्शन किया था स्टेडियम में जाके कभी भी? वहां पे एआई का समिट चल रहा था, आप सड़क पे करें, आप जंतर मंतर में करें, उस समय पे प्रदर्शन करने में कोई परेशानी नहीं। कर आप कर कहां पे रहे हैं? क्या वो ऐसा पटल था, ऐसा मंच था जहां पे पूरी दुनिया के लोग आ रखे हैं, देश की बात हो रही है, देश की प्रगति की बात हो रही है, देश की साइंस की बात हो रही है, आप सिर्फ बदतमीजी करने की कोशिश कर रहे हैं। इन लोगों के ऊपर, जो कल लोग थे, उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए, ये मेरा मानना है। और पूरे के पूरे देश के युवाओं को उठ के समझना चाहिए कि ये कांग्रेस देश के लिए कभी अच्छा नहीं कर सकती, ना अच्छा सोच सकती है, ये देश को डुबोने के अलावा और कोई काम नहीं कर सकती। यानी बीजेपी का अपना कहना यह है कि देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए ऐसे लोग। तो ये थे हमारे संवाददाता ताबिश कमाल, जिन्होंने कि कांग्रेस और साथ ही साथ बीजेपी के रिएक्शंस लिए जो एआई समिट के अंदर लगातार कांग्रेस की तरफ से प्रोटेस्ट किया गया। इसी बीच जरा आगे बढ़ेंगे, जहां पर राष्ट्रपति भवन जो है वो ब्राजील के राष्ट्रपति पहुंच चुके हैं, लेकिन उसी से पहले आपको बता दें कि भिवंडी कोर्ट में राहुल गांधी की पेशी है आरएसएस पर बयान देने के मामले पर। ये बड़ी सुनवाई हुई है। आपको बता दें कि मुंबई पहुंचने पर
राहुल गांधी को काले झंडे दिखाए गए। एआई समिट में हंगामा करने पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये काले झंडे राहुल गांधी के वहां पहुंचने पर दिखाए गए। फिलहाल राहुल गांधी की पेशी भिवंडी कोर्ट के अंदर हुई और ये पूरा मामला आरएसएस से जुड़ा है, जहां पर आरएसएस को लेकर कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी राहुल गांधी की तरफ से की गई थी, जिसके बाद कि उन पर एफआईआर दर्ज हुई अलग अलग तरीके से और उसके बाद आज वो सुनवाई के लिए वहां पहुंचे हैं। लेकिन ये एआई समिट का जो मुद्दा है वो पूरे भारतवर्ष में देखने को मिल रहा है। हालांकि एआई समिट जो है वो दिल्ली में हुआ, लेकिन जिस तरीके से यूथ कांग्रेस की तरफ से वहां पर प्रदर्शन किया गया शर्टलेस होकर, या फिर इस तरीके से जहां पर कि देश विदेश से लोग पहुंचे थे, ब्राजील से लेकर स्पेन तक और उसी के साथ फ्रांस और बहुत सारे मॉरिशस से भी वहां की लीडरशिप पहुंची थी। लेकिन इस समय पे इस तरीके से प्रदर्शन करना कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात निकलकर सामने है। लेकिन अभी फिलहाल इसको लेकर विरोध प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का लगातार जारी है, जो हमने आपको प्रतिक्रियाएं भी सुनाई। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ जब राहुल गांधी भिवंडी कोर्ट पहुंचे तो वहां पर जब वो दाखिल होने लगे तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता वहां पर पहुंचकर काले झंडे लहराते नजर आए। तो कहीं ना कहीं एक मिलीजुली प्रक्रिया जो है वो यहाँ पर लोगों की भी सामने आ रही है। वहीं दूसरी तरफ अन्य जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी भी इस तरीके की देखने को मिल रही है। सुनवाई के दौरान ये विरोध प्रदर्शन देखने को मिला और सिर्फ वही नहीं, पूरे भारतवर्ष में अलग अलग तरीके से भारतीय जनता पार्टी इस एआई समिट के दौरान हुए हंगामे को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलहाल आपको जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं भिवंडी कोर्ट के बाहर की हैं, जहां पर कि राहुल गांधी पहुंचे जरूर, लेकिन कहीं ना कहीं उनका स्वागत इन काले झंडों के साथ किया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। चलिए अब जरा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ आपको ले चलते हैं। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री इस समय कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। योजनाओं में प्रशिक्षित आपदा मित्र और प्रदेश के अन्नदाता किसानों के लिए कृषि उपकरण के साथ ही अलग अलग जनपदों में कृषि विभाग के कार्यालयों के शिलान्यास कार्यक्रम के लिए आयोजित आज के इस समारोह में प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, विभाग के राज्य मंत्री सरदार बलदेव सिंह ओलख जी, उत्तर प्रदेश आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल योगेंद्र डिमरी जी, प्रमुख सचिव कृषि, प्रमुख सचिव राजस्व और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी हमारे अन्नदाता किसान बहन और भाइयों, सभी जनपदों में उपस्थित सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, अन्नदाता किसान बहन और भाइयों, मैं सबसे पहले आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का हृदय से मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कल ही उत्तर प्रदेश सरकार का 2026-27 का बजट पारित हुआ है। इस पूरे बजट का जो सार है वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हम लोगों ने प्रदेश के युवाओं के लिए, प्रदेश की महिलाओं के लिए, प्रदेश के अन्नदाता किसानों के लिए और प्रदेश के गरीबों के लिए ढेर सारी योजनाओं की घोषणा उस भारी भरकम बजट के माध्यम से पास करवाया है। और मुझे प्रसन्नता है कि जब बजट होता है तो लाभार्थियों का लाभ कैसे सीधे उनके अकाउंट में जाकर के प्राप्त होता है, इसका उदाहरण आज यह समारोह प्रस्तुत कर रहा है। यानी एक ही झटके में 460 करोड़ रुपए अन्नदाता किसानों के खाते में सीधे पहुंच जा रहे हैं।
बीच के बिचौलिए की कोई आवश्यकता ही नहीं, बीच में किसी मीडिएटर की आवश्यकता ही नहीं। आपको मुख्यमंत्री आवास पर बुला करके योजना का लाभ दिया जा रहा है और जिले में जिलाधिकारियों के आवास में भी और उनके कार्यालय में भी इसी प्रकार के समारोह आज यहां पर पूरे प्रदेश भर में हो रहे हैं। मैं इस अवसर पर सभी, चाहे वह प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से लाभान्वित होने वाले किसान हो, चाहे वह मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा से आच्छादित होने वाले किसान परिवार हो, या फिर वे किसान जिन्हें कृषि यंत्र उपलब्ध कराए जा रहे हैं, या आपदा मित्र जिनकी ट्रेनिंग करवाई गई है, उन सबको मैं हृदय से इन योजनाओं का लाभ प्राप्त होने के अवसर पर उन सबको मैं बधाई देता हूं। आपने इस बात को देखा है कि आज हम लोग प्रदेश भर के 2,51,000 किसान परिवारों को, जिन्होंने अपनी फसल को अतिवृष्टि के कारण या सूखे के कारण उनकी फसल को नुकसान हुआ, ऐसे 2,51,000 किसान परिवारों को 285 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति आज प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत अभी हम लोगों ने प्रदान किया है। आप याद करिए कि जब हम अपनी फसल का बीमा कराते हैं तो कैसे वह हमें रिटर्न वापस कर देता है। फसल अच्छी हुई, उसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा फसल बीमा योजना में जाता है, बहुत छोटा सा हिस्सा। लेकिन अगर किसी आपदा के कारण नुकसान हुआ तो नुकसान की भरपाई कैसे होती है। मैं देख रहा था अभी यहां पर अलग अलग किसानों को, किसी को 1,17,000 रुपए की राशि, किसी को 1,72,000 की राशि, किसी को 2,11,000 की राशि, किसी को 88,000 रुपए की राशि उस फसल के नुकसान होने पर प्राप्त हो रहा है। और ऐसे 2,51,000 अन्नदाता किसानों को 285 करोड़ रुपए की राशि आज यहां पे प्रदान की जा रही है। यह उन सभी अन्नदाता किसानों के लिए एक संबल है। और मैं इस अवसर पर अपने प्रदेश भर के अलग अलग जनपदों में उपस्थित 2,51,000 उन सभी किसान परिवारों को मैं इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं। उन सबको मैं इस अवसर पर होली की मंगल में शुभकामनाएं भी उन सब के प्रति व्यक्त करता हूं। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा के अंतर्गत आज हम लोगों ने 3,500 परिवारों को 175 करोड़ 67 लाख रुपए की धनराशि उनके अकाउंट के लिए जारी की है। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा के अंतर्गत पहले केवल किसान आच्छादित होता था, किसान परिवार के सदस्य नहीं होते थे, बटाईदार नहीं होता था, सह किसान उसमें आच्छादित नहीं होता था। हम लोगों की सरकार बनी, हम लोगों ने कहा कि नहीं, हम इसके माध्यम से करेंगे। और आज के दिन पे हम 1,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि इन अन्नदाता किसानों को या उनके सहयोगियों को या उनके किसी दुर्घटना में परिवार के सदस्य के अकालग्रस्त होने, मृत होने पर 5 लाख रुपए की सहायता प्रदान कर रहे हैं। यद्यपि आपदा खतरनाक होती है और यह किसी मनुष्य को खोने
का गम रहता है, उसकी कमी की भरपाई कोई नहीं कर सकता, लेकिन सरकार संबल देने के लिए खड़ी हो सकती है और सरकार ने इसीलिए संबल देने का काम यहां पर किया है। और आज 3,500 ऐसे पीड़ित किसान, सह किसान या फिर उनके परिवार का कोई सदस्य या फिर कोई बटाईदार, ये जो भी हो, उन सभी को जो भी आपदा के माध्यम से इससे प्रभावित हुए हैं, उन सभी को आज हम लोगों ने इस योजना से यहां पर लाभान्वित करने का प्रयास किया है और इसके माध्यम से यह कार्य आज यहां लागू हुआ है। मैं इस अवसर पर 175 करोड़ रुपए 175 करोड़ 67 लाख रुपए की जो धनराशि आज जारी हुई है, इस जारी होने के अवसर पर उन सभी परिवारों के प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए उन्हें इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि सरकार हमेशा उनके साथ में है और उनको हर संभव सहयोग करने के लिए हमेशा उनके साथ तैयार रहेगी। इससे पहले भी हम लोगों ने 16 जून 2025 को 11,690 किसान या उनके आश्रित परिवारों को 561 करोड़ 86 लाख रुपए की धनराशि वितरित की थी और आज ये सभी परिवार उससे आच्छादित हो रहे हैं। और मैं सभी जिलाधिकारियों से इस बारे में कहूंगा कि वे ससमय प्रयास हो कि आज या कल तक ये पैसा सभी उन आश्रित परिवारों को या उन किसानों के खाते में ये पैसा हर हाल में पहुंच जाए। ये सभी 75 जनपदों के जिलाधिकारी सुनिश्चित करेंगे। प्रदेश के अंदर आपदा प्रबंधन में जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर होता है वह आपदा मित्र हो सकता है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए एक बड़े अभियान को हाथ में लिया है आपदा मित्र के रूप में। और मुझे इस बारे में बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी की इस पहल को आगे बढ़ाने का काम किया है। खासतौर पर 25 जनपदों में 29,772 युवा स्वयंसेवक, जिनमें एनसीसी, एनएसएस, एनवाईकेएस, भारत स्काउट एंड गाइड को प्रशिक्षित करके उनके साथ हम लोगों ने आपदा मित्र प्रबंधन से जुड़े हुए सभी प्रकार के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है। और इसके लिए इन समस्त स्वयंसेवकों को 7 दिवसीय एक प्रशिक्षण के साथ भी जोड़ा गया है। इसके लिए इन्हें इमरजेंसी रिस्पॉन्डर किट, आपदा मित्र ट्रेनिंग, मॉड्यूल आईडी कार्ड और प्रमाण पत्र इसके लिए उन्हें प्रदान किए गए हैं। इसके साथ ही इमरजेंसी रिस्पॉन्डर किट में विभिन्न प्रकार की आपदा से बचाव के 15 आइटम, जिनमें लाइफ जैकेट है, सर्च टॉर्च है, मेडिकल फर्स्ट एड बॉक्स है, गम बूट्स हैं, सेफ्टी हेलमेट है, सेफ्टी चश्मा है, रेन सूट है, ये सभी प्रकार से जो मिला दें तो कुल आइटम 15 प्रकार की आइटम उस किट में है। और ये किट उन्हें उपलब्ध करवाने के साथ ही प्रदेश सरकार ने समस्त प्रशिक्षित युवा स्वयंसेवकों को 3 वर्ष का जीवन और चिकित्सा बीमा करने का भी निर्णय लिया है। और इसके लिए हम लोगों ने पहले ही 10 फरवरी को एक एमओयू भी नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के साथ में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा एक किया गया है, जिसमें ये आपदा मित्र जो बनाए गए हैं ने 5 लाख रुपए तक का जीवन बीमा का सुरक्षा कवर भी 3 वर्ष के लिए प्रदान किया गया है। प्रदेश में 29,772 युवा स्वयंसेवकों के सापेक्ष अभी तक 2000 तस्वीरें आपके सामने, जहां पर 3,000 से अधिक परिवारों की सहायता की गई है राज्य सरकार की तरफ से। न्यूज रूम लाइव में बस इतना ही। समय छोटे से ब्रेक का है।